नमस्कार, ऑप्टिक्स के इस लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 में आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं लेक्चर नंबर 4 में हमने क्या डिस्कस किया था। लेक्चर नंबर 4 में हमने बेसिकली डिस्कस किया इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म। एक थिन फिल्म आपको गिवन है, उस थिन फिल्म पर एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और उससे रिफ्लेक्ट होकर और ट्रांसमिट होकर जो वेव्स जा रही हैं उनका हमें एडिशन करना है। बेसिकली इंटरफेरेंस मीन्स एडिशन ऑफ टू वेव्स। तो जो दो वेव्स रिफ्लेक्ट होके या दो रेज रिफ्लेक्ट होके गई या दो ट्रांसमिट होके गई, उनका इंटरफेरेंस या एडिशन हमने स्टडी किया और उसमें दो तीन बातें निकल कर आई। पहली बात तो जो आपका रिफ्लेक्शन हुआ था उसमें इफेक्टिव ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कम्स आउट टू बी 2 mu t cos r minus lambda by 2 और ट्रांसमिशन के केस में निकल के आता है 2 mu t cos r। अब यदि आपको कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस लिखनी है तो रिफ्लेक्शन के केस में आप लिखोगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन 2 mu t cos r minus lambda by 2 इक्वल टू n lambda। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की 2 mu t cos r minus lambda by 2 इक्वल टू n minus half lambda। सिमिलरली आप ट्रांसमिशन के लिखोगे 2 mu t cos r इक्वल टू n lambda फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2 mu t cos r इक्वल टू n माइनस या प्लस हाफ lambda। इस तरीके से आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन फॉर अ थिन फिल्म आपने डिटेल में स्टडी किया। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने और समझे, ऑप्टिकल पाथ का और आपका फेज चेंज का। ऑप्टिकल पाथ का मतलब है यदि कोई रे या वेव एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम में ट्रेवल कर रही है, अगर टी टाइम के लिए उस मीडियम में ट्रेवल की, यदि उतना ही टाइम मैं उस वेव को वैक्यूम में ट्रेवल करने के लिए दे दूं तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वही आपका ऑप्टिकल लेंथ है। इसका फॉर्मूला निकल के आता है म्यू इंटू टी। और दूसरा था आपका फेज चेंज। फेज चेंज का मतलब है रिफ्लेक्शन के केस में यदि एक रे रेयर टू डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है और वहां से फिर रिफ्लेक्ट होती है तो उस रिफ्लेक्शन में आपका फेज चेंज होता है पाई से, और पाई फेज चेंज का मतलब है कि आपका पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, साथ में इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म हमने डिटेल में समझा। आज का लेक्चर भी इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का पार्ट 2 है। उसी के साथ जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक्स क्या क्या हैं? पहला टॉपिक है कलर्स ड्यू टू अ थिन फिल्म, सेकंड इज रिफ्लेक्टिविटी, थर्ड इज कंपेयर विजिबिलिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, फोर्थ इज नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म एंड लास्ट इज पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स। ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कलर्स ड्यू टू थिन फिल्म, वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी बात जो जनरली बच्चों को नहीं पता होती वो डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपको एक ग्लास स्लैब दे दूं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैं कहूं कि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो क्या ये स्टेटमेंट अपने आप में टेक्निकली करेक्ट है या नहीं है? ये अपने आप में ये स्टेटमेंट टेक्निकली इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ग्रीन लाइट इज 1.51, फॉर रेड लाइट इट इज 1.515, फॉर येलो लाइट इट इज 1.501। कहने का मतलब है कि डिफरेंट कलर्स के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और बेसिकली दो बातें होती हैं। आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल ऑफ मीडियम, सेकंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट। जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उस पर भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा। अगर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट इंसिडेंट हुई है तो उनके लिए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होगा। अब यदि मान लीजिए ये एक थिन फिल्म है, यहां पर मैंने एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराई जिसके अंदर सारे के सारे कलर्स मौजूद होंगे।
जो केस हमने कल डिस्कस किया उसमें क्या था, आपकी मोनोक्रोमेटिक लाइट थी, सिंगल लैम्डा का हमने यूज किया था। यहां पर व्हाइट लाइट है, इसके अंदर सातों कलर होंगे, तो जब ये यहां पर रिफ्रैक्शन होगा वो सारे कलर्स स्प्लिट हो जाएंगे। क्यों स्प्लिट हो जाएंगे, इसका कारण क्या है, जब यहां पर आप स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम फॉर ऑल द कलर्स। डिफरेंट क्या है, म्यू डिफरेंट है, अगर म्यू डिफरेंट है तो आर भी डिफरेंट होगा। तो यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो सभी रेज के लिए अलग अलग है, तो यहां स्प्लिट होंगी, फर्दर यहां से रिफ्लेक्शन होगा, फिर वो एमिट होंगी। तो कहने का मतलब है विबग्योर टाइप आपके कलर स्प्लिट हो जाएंगे, फिर यहां के बाद फिर से रिफ्लेक्ट होंगे, फिर यहां से रिफ्लेक्ट होंगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस मिलेंगे। तो ये वाला व्यू जो वॉयलेट है उस सेकंड वाले वॉयलेट के साथ मिलकर अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करता है तो आपको वॉयलेट दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो आई की आंख की डिफरेंट पोजीशंस पर आपको डिफरेंट कलर्स कंस्ट्रक्टिवली या डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि अगर आपने देखा हो, आप तेल की परत पर अगर अपनी आई की पोजीशन को चेंज करते हो तो वो अलग अलग कलर की चमक दिखाई देती है आपको। एक पॉइंट पर आपकी आंख है तो पैटर्न अलग होगा कलर्स का, दूसरी पोजीशन पे होगी तो पैटर्न डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट कलर्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, इसलिए वो सारे कलर्स स्प्लिट हो जाते हैं, और स्प्लिट होने के बाद वो कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हैं डिफरेंट तरीके से फॉर डिफरेंट लोकेशंस ऑफ आई। ये डिटेल में हमने समझा। तो फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट, कलर्स ड्यू टू थिन फिल्म क्यों होते हैं, हमने इस बात को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टिविटी क्या होती है समझते हैं। ये टॉपिक नंबर 2 है आपका। ये एक ग्लास स्लैब है जिसका की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इस पर ए आई एम्पलीट्यूड का, सॉरी मैंने यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलरेडी मेंशन कर रखे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अपर मीडियम इज μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लोअर मीडियम इज μ2। जो आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट वेव का या रे का एम्पलीट्यूड ए आई है, उसका एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है, ट्रांसमिट होने वाली वेव का एम्पलीट्यूड ए टी है, और आपका जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसका एम्पलीट्यूड ए आर है। अब यदि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, सेकंड मीडियम और एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, ये तीन चीजें यदि गिवन हो तो आप एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव निकाल सकते हो। इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है ए आर इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 इंटू ए आई। ये फॉर्मूला कहां से आया, ये अभी इस कोर्स के स्कोप में नहीं है, आप फर्दर हायर क्लासेस में जब जाओगे तब इसका डेरिवेशन भी आप पढ़ोगे कहां से आया। अभी आपको फिलहाल ये याद रखना है कि रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड और इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड इस तरीके से रिलेटेड होते हैं। सिमिलरली ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड एंड इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड इज इक्वल्स टू 2 μ1 अपॉन μ1 प्लस μ2 इंटू ए आई। अब इसमें यदि मैं इस ए आई को इस साइड डिवाइड कर दूं तो ए आर बाय ए आई बनता है, वो होता है μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2। इसको हम डिनोट करते हैं आर से, और आर कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जब बल्कि ये भी बताता है कि अगर आर की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, अगर आर की वैल्यू कम है तो रिफ्लेक्शन कम हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसको यहां डिवाइड कर दूं तो ए टी बाई ए आई, इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। ये 2 μ1 प्लस μ2 होता है। फिर एक टर्म और डिफाइन होती है, अगर इस r को मैं स्क्वायर कर दूं, आर स्क्वायर इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1 प्लस μ2 का होल स्क्वायर, इट इज डिफाइंड एज रिफ्लेक्टिविटी। तो आर स्क्वायर की टर्म को देखकर आप ये बता सकते हो कि एक पर्टिकुलर मीडियम के केस में कितनी ज्यादा रिफ्लेक्शन होगी।
मतलब कहने का मतलब है जो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन है या रिफ्लेक्टिविटी है वो इस बात को बताने का ही एक पैमाना है कि गिवन मीडियम में कितना रिफ्लेक्शन होगा और कितना ट्रांसमिशन होगा। अगर यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर देखिए दो मीडियम्स के बीच अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस बहुत कम हो तो रिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। कहने का मतलब है अगर इस मीडियम और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम है तो इंसिडेंट होने वाली रे मोस्टली ट्रांसमिट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बहुत कम करेगी। अगर आपको रिफ्लेक्शन घटाना है तो आप दो मीडियम्स के बीच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है उसको कम कर दीजिए तो आपका रिफ्लेक्शन घट जाएगा। तो इस तरीके से हमने रिफ्लेक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन ये सब समझा। इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वो भी देखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयर विजिबिलिटी ऑफ मैक्सिमा मिनिमा इन रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। आइए इसको समझते हैं। जनरली बेसिकली यहां पर एक थिन फिल्म है, थिन फिल्म का एक पार्ट इंसिडेंट हुआ, वो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, एक रिफ्रैक्ट हो गया। इस तरीके से आपको रिफ्लेक्ट हुई वेव्स का भी इंटरफेरेंस स्टडी करना होता है और जो वेव्स ट्रांसमिट हुई हैं उनका भी इंटरफेरेंस आप स्टडी करते हो। ये हमने पिछली क्लास में डिटेल में किया है। अब इसमें ध्यान देने लायक बात क्या है, देखिए जो वेव्स रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रे नंबर आप 1 और 2 बोल दीजिए, जो रेज रिफ्लेक्ट होकर गई हैं उनके कारण जो मैक्सिमा या मिनिमा बनेगा, या फिर जो ट्रांसमिट होकर वेव्स आई हैं उनके कारण मैक्सिमा मिनिमा का पैटर्न बनेगा, उसमें किस पैटर्न की विजिबिलिटी ज्यादा होगी हमें ये देखना है। आपको ये पता है कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज करूंगा तो 2 म्यू टी कोस आर चेंज होगा, आर चेंज होगा तो पाथ डिफरेंस चेंज होगा, पाथ डिफरेंस चेंज होगा तो मतलब अलग अलग आर के लिए आपको अलग अलग पाथ डिफरेंस, अलग अलग फेज डिफरेंस, तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का भी, फॉर रिफ्लेक्टेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड वेव्स। अब हमें ये देखना है कि जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है रिफ्लेक्शन के केस में भी और ट्रांसमिशन के केस में भी, किस में विजिबिलिटी ज्यादा है, किस में पैटर्न अच्छे से दिखाई देता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड मेथड से इसको समझेंगे। मान लीजिए जो रे आपकी इंसिडेंट हुई है उस रे का या वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो 1000 यूनिट्स है। अब हमने इस पर्टिकुलर केस में ये मान लिया कि 90% एम्पलीट्यूड रिफ्रैक्ट होता है और 10% एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट होता है। ये ऑब्जर्व किया गया है कि लगभग बहुत सारे मटेरियल्स में रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। तो हमने एम्पलीट्यूड 10% रिफ्लेक्ट करा दिया और 90% रिफ्रैक्ट करा दिया। अगर एम्पलीट्यूड 1000 था इंसिडेंट का और 10% रिफ्लेक्ट हुआ है तो इसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 900 हो जाएगी। इन दोनों का सम उसके बराबर रहेगा, 1000 के बराबर। अब इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट जो होगा वो इसका 10% होगा, इसका 10% 90 हो जाएगा, तो ये 90 यहां पे रिफ्लेक्ट हो गया और बचा हुआ 810 रिफ्लेक्ट हो गया। सिमिलरली इस 90 का 10% रिफ्लेक्ट होगा, 9 रिफ्लेक्ट हो गया और बचा हुआ 81 रिफ्रैक्ट हो गया। इस 9 का भी जो 90% है वो रिफ्रैक्ट होगा, 9 का 90% इज 8.1, हमने उसको अप्रोक्सीमेटली 8 मान लिया। तो हमने डिस्कस अभी तक ये किया है कि मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स के लिए जो रिफ्लेक्शन का कोएफिशिएंट होता है इट इज मच स्मॉलर देन ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट से कम होता है। और उसी के आधार पर डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड को यूज करते हुए हमने स्टार्टिंग में 1000 यूनिट्स का एम्पलीट्यूड माना इंसिडेंट वेव का, और फिर वो ब्रेक होते होते जो रिफ्लेक्टेड हुई उनके लिए 100 और 81
और जो ट्रांसमिट हुई उसके लिए 810 और 8। इस तरह के आपके पास एम्पलीट्यूड्स बन गए हैं। अब यदि हम रिफ्लेक्शन की बात करें, रिफ्लेक्शन के केस में अगर दोनों वेव्स कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो दोनों का एम्पलीट्यूड कंप्लीटली ऐड हो जाएगा, वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो यहां पर एम्पलीट्यूड्स की मैक्सिमम वैल्यू दोनों को जोड़ के 181 आएगी। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब एक अपने मैक्सिमा पे और दूसरा मिनिमा पे हो तो 100 में से 81 घटाते हैं 19 मिनिमम वैल्यू होगी। इन एम्पलीट्यूड के एडिशन का स्क्वायर ही इंटेंसिटी देती है हमें। तो अगर मैं प्लॉट करूं इंटेंसिटी वर्सेस फेज डिफरेंस, तो कहीं पर आपका मैक्सिमा आएगा, कहीं पर मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा अल्टरनेट इस तरीके से आएंगे। अब 181 और 19 ये मिनिमा है 19 और ये 181 मैक्सिमा है, इसके लिए हमने ग्राफ बना दिया। क्लियर है। अब आपका जो ट्रांसमिशन है उस केस में एम्पलीट्यूड्स 810 और 8 हैं। इनको ऐड करेंगे तो 818 आएगा मैक्सिमम और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 802 आएगा। अब आप खुद सोच के देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा तो 818 और 802 में बहुत कम अंतर होगा। तो इसका कुछ ऐसा होगा कि जो मैक्सिमा है वो 818 है और मिनिमा है वो 802 है। 818 802 818 802। यहां पे मैक्सिमम मिनिमा का अंतर कितना है, 16 का है। वहां वो अंतर भी ज्यादा है और जो लोवेस्ट वैल्यू है 0 के करीब भी है। तो आप ये बताइए इसके मैक्सिमा मिनिमा हमें इजीली विजिबल होंगे या इसके होंगे? हमें इसके मैक्सिमा मिनिमा का जो डिफरेंस है वो इजीली विजिबल होगा। इसको आप एक एनालॉजी से और समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए एक आदमी की महीने की आमदनी 1 लाख रुपए है और एक की 100 रुपए ही है, तो इनका डिफरेंस विजिबल ज्यादा होगा या फिर एक आदमी की आमदनी 100 करोड़ है और दूसरे आदमी की 99 करोड़ है, तो किसका डिफरेंस ज्यादा विजिबल होगा? इसका डिफरेंस ज्यादा विजिबल होगा। सिमिलरली आपका जो रिफ्लेक्शन के कारण पैटर्न बनता है ब्राइट और डार्क स्पॉट्स का, वो ज्यादा अच्छे से विजिबल होता है बजाय कि ट्रांसमिशन के पैटर्न के। तो हमने आपका एक विजिबिलिटी रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन के केस में डिस्कस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। ये आपका टॉपिक नंबर 3 डिस्कस किया हमने। अब हम डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक नंबर 4। देखिए नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म का मतलब क्या है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे टेलीस्कोप है, उसमें कई सारे लेंस लगे होते हैं। जब लाइट इंसिडेंट होती है तो उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। अगर बहुत सारे लेंस हैं और हर लेंस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाती रही तो जो लाइट ट्रांसमिट हुई वो बहुत कम हो जाएगी, और जो इमेज फॉर्मेशन है उसके लिए अगर ज्यादा लाइट होगी तो उसकी क्वालिटी अच्छी आएगी। तो जो इमेज फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी हो, इसलिए हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन कम से कम हो और ट्रांसमिशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस चीज के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास लेंस या जो भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मटेरियल अवेलेबल है उसके ऊपर एक थिन कोटिंग करते हैं नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म की। हमारा टॉपिक क्या है, नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म। ये मान लीजिए आपकी लेंस, ये लेंस है, आगे से आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं, बनाना चाहें तो। ये लेंस है। अब लेंस के ऊपर लाइट टकरा के कम से कम रिफ्लेक्शन हो, इसके लिए हमने एक म्यू एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मटेरियल को यहां ऐसे इसके ऊपर चिपका दिया, जिसकी की विड्थ t है। अब हुआ क्या कि इसकी ये फिल्म आपकी नॉन रिफ्लेक्टिंग हो, इसके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी विड्थ। एक पर्टिकुलर विड्थ पर ही, मतलब उसकी थिकनेस हमें एक गिवन थिकनेस लेनी पड़ेगी, उसी थिकनेस के लिए वो नॉन रिफ्लेक्टिंग होती है। अगर थिकनेस कम ज्यादा कर दी तो फिर वो रिफ्लेक्टिंग भी हो सकती है।
मान लीजिए एक रे इंसिडेंट हुई, उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और एक नीचे से रिफ्लेक्ट हुआ। अगर ये दोनों हमें रिफ्लेक्शन 0 चाहिए तो रे 2 और रे 3 को डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर होना पड़ेगा, है ना, कि यहां पे कुछ दिखे ना हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ। अगर ये डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी तो इसका मतलब इन दोनों रेज के बीच का पाथ डिफरेंस n+12 लैम्डा के इक्वल होना चाहिए। यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर इंस्टेंस 1.5 है। तो इन दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का होता है। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन हुआ, यहां फेज चेंज हुआ, जब ये राइट अंदर चली गई, ये आपका रेयरर है, ये आपका डेंसर है, तो यहां जब रिफ्लेक्शन हुआ यहां भी फेज चेंज हुआ। तो दोनों रेज एक एक फेज चेंज देख चुकी हैं, इसलिए जो आप पाथ डिफरेंस लिखोगे 2 म्यू टी कोस आर, यहाँ पे आर मैंने 0 मान लिया, नॉर्मल इंसिडेंस का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 म्यू टी के साथ -λ/2 का एक्स्ट्रा फैक्टर हम कंसीडर नहीं कर रहे, बिकॉज दोनों रेज में आपका फेज चेंज अकर हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए सीधा n+12 लैम्डा मैं लिख दूंगा। n को 0 पुट करूं तो λ/2 हो जाएगा और t की वैल्यू हो जाएगी t = λ/4 म्यू एफ। तो इस थिकनेस का म्यू एफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि 1 और 1.5 के बीच में है, ऐसी लेयर में यहां पर लगा दूं जिसकी थिकनेस एग्जैक्टली इतनी होनी चाहिए, तो वो नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म की तरह बिहेव करेगी, मतलब कुछ रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, सारी की सारी रेज आपकी ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग फिल्म का कॉन्सेप्ट है। आपका लास्ट टॉपिक बचा है पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स। आइए समझते हैं इस बात का क्या मतलब है। आपने एक थिन फिल्म ली और एक लाइट का पॉइंट सोर्स S है। अभी तक जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, एक रे इंसिडेंट करा रहे थे, ये नहीं देख रहे थे कि वो एक पॉइंट सोर्स से आ रही है, एक्सटेंडेड सोर्स से। अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है तो हर डायरेक्शन में लाइट को एमिट करेगा। ये आपका T थिकनेस का और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक मीडियम है, थिन फिल्म है। यहां से देखिए आप, हमें ये देखना है कि इसके कारण जो आपका पैटर्न बनेगा अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का, जैसा कि YDSC में वो स्ट्रेट बैंड्स बने थे, तो यहां पर आपका जो अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे उनकी शेप क्या होगी, ये हम स्टडी कर रहे हैं। अगर मान लो एक रे यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस I पर इंसिडेंट होती है, तो डेफिनेटली एक रे इस साइड भी I पर इंसिडेंट होगी, एक रे इस साइड भी इंसिडेंट होगी, एक पीछे भी इंसिडेंट होगी, एक पूरा कोन बनेगा, एक पूरा कोन। अब सब के लिए एंगल I सेम है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी सेम होगा। यहां से एक रे तो रिफ्लेक्ट हो ही जाएगी, यहां से भी एक रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहां से आपका फिर से रिफ्लेक्शन होगा और ये रे इस साइड ऐसे ये आपका एंगल R है। तो हमारा पाथ डिफरेंस क्या होता है, 2 म्यू टी कोस R, ये आपका पाथ डिफरेंस होता है। λ/2 का टर्म हम एडजस्ट कर लेंगे अगर हमारा फेस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा उसको देखते हुए। अगर जो कोन बन रहा है उनका सबका एंगल सेम है और थिकनेस तो कांस्टेंट है ही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, इसका मतलब जो कोन
पे रेज आ रही हैं और उनका एक पार्ट नीचे से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है, उन दो रेज में, इसमें 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 और जो चारों तरफ होंगी ऐसी ऐसी रेज, कहीं पर भी आप दो रेज पकड़ोगे तो उनके बीच का पाथ डिफरेंस कांस्टेंट है। और ऊपर यदि आप एक लेंस लगा दो, यहां पर आई का लेंस मान लो, आंख का लेंस है, तो वो लेंस जब उनको फोकस कराएगा, मान लो कि इन सब के बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा था, तो n लैम्डा था, तो इसका मतलब वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी, तो एक सर्कुलर ब्राइट स्पॉट आपको दिखेगा। अगर थोड़ी कम एंगल कर दें, इस एंगल का कोण बनाएं, तो हो सकता है कि यहां पर λ/2 का पाथ डिफरेंस हो, तो इसके चारों तरफ एक ब्राइट रिंग बनेगा। यहां कैसा बना था, यहां बना था, सॉरी यहां बना था ब्राइट फ्रिंज, यहां रेड डार्क। तो जो आपको पैटर्न बनेगा वो बनेगा अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ऐसा पैटर्न आपका बनेगा। सर्कुलर फ्रिंजेस बनेंगी अल्टरनेट डार्क और ब्राइट लाइट की। तो ये तो हमने समझा कि फ्रिंजेस कैसे बनती हैं। अब समझते हैं कि पॉइंट सोर्स और एक्सटेंडेड सोर्स यूज करने पर क्या अंतर पड़ता है। रे डायग्राम से आपको समझ में आएगा ये कि क्या अंतर पड़ता है। आप मान लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है, यहां से एक रे गई, उसका एक पार्ट यहां से रिफ्लेक्ट हुआ और एक पार्ट नीचे आके यहां से रिफ्लेक्ट हुआ। सिमिलरली यहां पे हमारी मान लो आई की पोजीशन है, यहां से एक रे गई, एक नीचे से रिफ्लेक्ट हो गया आई। तो जब आपका पॉइंट सोर्स होता है तो आपको ये थिन फिल्म का कुछ ही पोर्शन दिखता है, जहां तक आप रेज आंखों में पहुंच रही हैं। अब जब ये रेज यहां से आई तो आपको फिल्म का ये वाला पोर्शन दिखेगा, फिल्म का ये वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो कहने का मतलब है जो देखने का रीजन है वो रीजन घट जाता है पॉइंट सोर्स में। एक्सटेंडेड सोर्स में क्या होगा, एक्सटेंडेड सोर्स में आपका लाइट सोर्स, पॉइंट सोर्स का मतलब एक ही पॉइंट पे लाइट है, और अगर आपका एक्सटेंडेड सोर्स है थोड़ा सा लाइट का, इस पूरे सोर्स में से लाइट आ रही है, एक पॉइंट यहां मान लो, एक यहां मान लो, इसके कारण से एक रे यहां गई, नीचे से एक रिफ्लेक्ट होके आई, इस साइड आंख पे ऐसे गई। दूसरा इस पॉइंट से मान लो अगर ऐसे आई है, यहां आपकी आंख है, तो अब ये भी रे यहां पर ऐसे रिफ्लेक्ट करके आंख पे जा सकती है क्योंकि उसका एंगल अलग है। अब एक्सटेंडेड सोर्स होने के कारण हमें ये वाला पोर्शन भी दिख रहा है फिल्म का, ये वाला भी दिख रहा है। तो जो फील्ड व्यू है, व्यू फील्ड जो है, देखने का जो दायरा है, वो एक्सटेंडेड सोर्स में ज्यादा होता है और पॉइंट सोर्स में कम होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपके इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म में आते हैं। हमने A to Z डिस्कस कर लिया है, कोई हमारा टॉपिक छूटा नहीं है। अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और हम आपके डाउट्स रिजॉल्व करने का प्रयास जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।